नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो डियर, अपन ने इससे पहले वाले क्लास के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले कुछ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है और इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड है। इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया और उनकी एज ए रिक्वायरमेंट, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जो है उसके अंदर क्या उनकी एक्टिविटी होती है और किस प्रकार से वो अपने अंदर फंक्शनल फॉर्म को तैयार करते हैं और किस प्रकार से जीवों के अंदर होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करवाने का वो काम करते हैं। तो इसी कड़ी के अंदर आज अपन बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के रूप में एंजाइम। देखो डियर, अपन ने एंजाइम्स के बारे में आप लोगों ने खूब सुना है और अच्छे से पढ़ भी रखा होगा आप लोगों ने। तो अपन आज इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके जर्नल इंट्रोडक्शन के बारे में। कि भाई एंजाइम क्या होता है, किस प्रकार से अपना काम करता है और क्या क्या अपने नेचर को डिसाइड करवाता है और किस प्रकार इनको तैयार किया जा सकता है। ठीक है। तो भाई डियर, अपन को पता है कि जितने भी टाइप की जो लिविंग सेल्स जो होती है, भाई अपन बात कर रहे हैं आज लिविंग सेल। और लिविंग सेल के अंदर कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं कंप्लीट होती है, जिनको कुछ रासायनिक कंपोजिशंस होते हैं जो उनको अपनी देख रेख में या उनके ऊपर सीधा सा कंट्रोल रखते हैं, ताकि उनकी जो सक्रियता है या उनकी जो क्रियाविधि है वो आसानी से संपन्न हो सके। और इसके साथ साथ अपन ये भी जानते हैं कि इस एंजाइम के बारे में एंशिएंट पीरियड, मतलब जो हमारा प्राचीन काल है, उस प्राचीन काल से ही एंजाइम के बारे में खूब इसके ऊपर काम हो रखा है। कहते हैं कि सबसे पहले ग्रीक लोग जो थे वो एंजाइम को सबसे पहले उन्होंने यूज़ में लिया था भाई। और उनका जो यूज़ में लेने का जो मेथड था वो था फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशंस के रूप में वो अपने लिए वाइन्स है, पनीर है, या फिर अपन बात करें सिरका है, या फिर अपन बात करें डबल रोटी है, ये सभी एंजाइमिक ही प्रोडक्ट है जिनको आसानी से अपन प्राप्त कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि डियर, ये जो प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ही पाया जाता है। और अपन इसके अंदर ये मानते हैं कि कि किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया जब होती है हमारे लिविंग सेल्स के अंदर, तो उसके ऊपर सीधा सा फैक्टर है कुछ केमिकल कंपोजिशंस के रूप में। इसके साथ साथ फिजिकल फैक्टर्स है, एसिड नेचर और बेस नेचर है। और इसके साथ साथ अपन यूँ भी कह सकते हैं कि जर्नली ये जो क्रियाएं जो होती है वो एक जर्नल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अपने आप को इजीली करवा सकती है। और अपन इसके लिए ये भी मानते हैं कि ये जो दोनों प्रोसेस जो होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, ये किसी भी प्रकार की बायोलॉजिकली रिक्वायरमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माने गए हैं भाई।
और ये कहा जाता है कि अगर ये जनरली इनको इन्वॉल्व करें किसी भी प्रकार की बायोलॉजिकली रिएक्शन के अंदर, भाई इसको अपन इन्वॉल्व कर रहे हैं सीधा से रिएक्शन के अंदर, तो ये क्या करते हैं कि अपने साधारण फॉर्मेट के अंदर अपन के द्वारा होने वाली रासायनिक क्रियाओं को करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश एसिड का नेचर बढ़ जाए या बेस का नेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर प्रेशर का जो रेशियो है वो बढ़ जाए, तो ये जो रासायनिक जो क्रियाएं जो होती है जीवों के अंदर, उन क्रियाओं के ऊपर सीधा सा अथवा डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्टली वो उसके ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं। और कहते हैं यही है कि ये जितने भी प्रकार के जो केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं वो उन बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर कैटालाइटिक एक्टिवेशन को बनाने का काम करते हैं, ताकि अभिक्रिया को आसानी से उत्प्रेरित करवा के उसको रिजल्ट तक अपन ला सके। इस प्रकार अपन सरल से शब्दों में कह सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करवाने के साथ साथ उसको उत्प्रेरित करवाने का काम करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंजाइम। ठीक है, अपन बात करते हैं डियर डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स। तो डियर देखो, अपन ने अभी बताया कि एंजाइम को सबसे पहले ग्रीक लोगों ने अपने सुविधा के लिए वाइन को अथवा पनीर को अथवा सिरका को अथवा डबल रोटी को प्राप्त करने के लिए इनको फर्मेंटेशंस के लिए यूज़ में लिया था। लेकिन अगर अपन इसके कम्प्लीटली अगर प्रोसेस को देखें तो अपन ये मानते हैं कि ये सबसे पहले ऐसी रासायनिक क्रियाएं थी जो फर्मेंटेशन के रूप में इन्होंने सबसे पहले डिफाइन करवाया था। भाई यूजुअली जो ये इनको यूज़ में लेते हैं अपन फर्मेंटेशन ही है, मेथड है जिसकी सहायता से एंजाइम शब्द को यूज़ में लिया गया था। और इसके लिए कहते हैं यही है कि इनको सबसे पहले कैटालाइटिक कैटालाइज्ड बायोमोलिक्यूल्स के लिए सबसे पहले इनको यूज़ में लिया गया था। वो साइंटिस्ट थे डियर जॉन जेकब बेrzelius, जिन्होंने सबसे पहले इसके लिए कैटालाइटिक बायोमोलिक्यूल शब्द यूज़ में लिया था। और ये यूज़ में लिया गया था डियर लगभग 1835 के अंदर। क्लियर है? इसके बाद इसके लिए जो ईस्ट के लिए जिन्होंने इसको यूज़ में लिया था वो थे कोहने नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1878 के अंदर इसके लिए सोल्यूबल फर्मेंट ईस्ट के लिए लिया गया था। भाई डियर ईस्ट के लिए इन्होंने यूज़ में लिया था और सोल्यूबल फर्मेंट कंडीशंस के लिए लिया था। लेकिन इसके बाद
जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिफाइन करके बताया था, एडवर्ड बुकनर। लगभग 1898 के अंदर, और उन्होंने इसके लिए बताया था कि ये भी इस सेल के अंदर पाए जाने वाला जो जूस जो है, उस जूस के अंदर शुगर सॉल्यूशंस के रूप में इसको कैटालाइटिक बायोमोलिक्यूल्स के रूप में डिफाइन किया था। और ये बताया था कि ये नेचर मतलब इजीली जो फ्रीली जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी आसानी से इसको कैटालाइटिक करने की जो कैपेबल जो है वो कम्प्लीटली पाई जाती है। और इसके बाद डियर जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे, जेबी सुबनर 1926, इन्होंने सबसे पहले इसको क्रिस्टलाइज करवाने का काम किया था भाई। क्रिस्टलाइन करने का काम किया था, जिन्होंने इसको यूरिया के हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस से इसको क्रिस्टलाइज करके इसको प्राप्त किया था, और इसके लिए यूरियज एंजाइम को इन्होंने डिफाइन किया था। और यह बताया था कि ये जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है भाई। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के रूप में इन्होंने इसको डिफाइन किया था। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके लिए नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे अपने स्टैनले, और स्टैनले के साथ साथ जो मेन साइंटिस्ट थे इनके साथ वो थे नॉर्थरॉप, इन्होंने सबसे पहले पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स को डिफाइन किया था। और इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे स्टैनले, उन्होंने अपने द्वारा इसको सबसे पहले स्टैनले ने इसको डिफाइन किया था प्रोटीन के रूप में, जिन्होंने आगे चलकर अपने द्वारा टोबैको मोजेस वायरल प्रोटीन के रूप में इसको डिफाइन किया था। तो इस प्रकार जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको डिस्कवर करवाने का काम किया था। लेकिन इसको पर्टिकुलर इस एंजाइम से संबंधित जो वर्कआउट जो रिसर्च जो माना जाता है वो जेबी सुमनर, नॉर्थरॉप और स्टैनले है। और इन तीनों को कंबाइंड रूप से 1947 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैटालाइटिक फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कराने का काम करते हैं और उनके ऊपर सीधा सा अपना कंट्रोल रखते हैं। अपन बात करते हैं डियर डिस्कवरी के बाद इसके नेचर ऑफ एंजाइम के बारे में। नेचर ऑफ एंजाइम,
नेचर ऑफ एंजाइम के बारे में भाई, नेचर ऑफ एंजाइम जो है वो अपन यूँ मानते हैं कि जो सर जब भी सुमनर थे, इन्होंने इस बायोमोलिक्यूल्स के लिए प्रोटीन नेचर बताया था। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जितने भी टाइप के जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन नेचर से होते हैं, और इन्होंने ये भी कहा था साथ में कि सभी प्रकार के जो एंजाइम है वो प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रकार की प्रोटीन एंजाइम नहीं है। क्लियर है? अपन यूँ कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के जो एंजाइम है वो प्रोटीन है, लेकिन जो प्रोटीन है वो जितने भी टाइप के जो एंजाइम है वो प्रोटीन है, लेकिन सभी सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं हो सकते हैं कभी भी। क्लियर है? तो इसके बिहाव पर उन्होंने कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके इसको डिफाइन करके बताया था कि ये किस प्रकार एंजाइम प्रोटीन से सिमिलरिटी शो करते हैं, जिसके आधार पर उन्होंने ये कहा था कि जितने भी प्रकार के जो एंजाइम हैं वो प्रोटीन नेचर से होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन कभी एंजाइम नहीं हो सकते हैं भाई। ठीक है? तो उन्होंने बताया था कि जब किसी एंजाइम के ऊपर, मतलब कोई एंजाइम है, उस एंजाइम के साथ अगर पेप्सिन एंजाइम उसके साथ कार्य कर रहा है तो ये उसको क्रिस्टलाइन कंपोजिशंस, जो उसकी जो क्रिस्टलाइन कंपोजिशन जो होती है उसको वो एक्सटेनिक्ट कर देता है, और साथ ही साथ उसके अंदर पाई जाने वाली जो एक्टिवेशन की जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को भी वो धीरे धीरे क्या कर देता है, कम कर देता है भाई। आगे, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि एंजाइम जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और प्रोटीन जो है वो इसी प्रकार से जो प्रोटीन है वो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मानी गई है भाई, वो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये हीट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, एसिड है, बेस है, अथवा किसी फिजिकल फैक्टर इन सब की उपस्थिति की वजह से जो एंजाइम जो रिएक्शन जो होती है उसको नियंत्रित करते हैं या उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से जो प्रोटीन है उनके ऊपर भी इनका सीधा सा प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ साथ प्रोटीन के समान ये कलर पिगमेंटेशन, मतलब ये कलर पिगमेंटेशन और अल्ट्रावायलेट, इसके साथ साथ भाई ये अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन, जिसके लिए अपन कहते हैं कि ये उसको भी स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करता है भाई। को भी प्रदर्शित करता है। और इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि एंजाइम जो होते हैं वो सभी प्रकार की जो
सेलुलर कंट्रोल जो होता है वो कई प्रकार के कारकों से प्रभावित होते हैं, और इनके लिए इनकी जो कंसंट्रेशन जो है, मेनली तो ये कहते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है या इसका जो सिंथेसिस है उनके ऊपर सीधा सा इफेक्ट होता है भाई किसी भी प्रकार के जीन का। क्लियर है? तो अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इनकी जो सिंथेसिस है और इनकी जो कंसंट्रेशन है उनके ऊपर सीधा सा कंट्रोल होता है किसी विशेष प्रकार के जीन का। क्लियर है? तो ये डियर अपना एंजाइम, जिसके बारे में आज अपन ने थोड़ा जर्नल देखा, जर्नल के साथ साथ इसकी डिस्कवरी ऑफ एंजाइम और इसके अंदर इसके साथ साथ पाए जाने वाले इसके नेचर के ऊपर अपन ने डिस्कस किया है। और यहाँ तक अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सेंड किया करो ताकि आपकी मेंटलिटी के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन डाउट्स को अपन क्लियर कर सकें। और इसके साथ साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपना समय बुक्स को दो, और कहते हैं कि स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि ये अभी भी मस्ट है अपने लिए, और हम स्वस्थ हैं तो सब स्वस्थ है भाई। क्लियर है? थैंक यू।